जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस पेपर देखेंगे जिस पेपर को साथियों आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये सभी शिफ्टों पर आधारित है। ये पेपर मैं कहूँगा जितने भी क्वेश्चन साथियों जीके के लिए और जितने भी करंट अफेयर के लिए हैं, तो कुल मिला के जीके प्लस करंट अफेयर की अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन लिए गए हैं साथियों, जैसे आपके एग्जाम में इस बार आएंगे। और उसके बाद साथियों रीजनिंग होगी और उसके बाद साथियों मैथ होगी। तो आप एक काम करिए कि जीके जीएस में साथियों आप अपना स्कोर 25 करने की कोशिश कीजिए। कितना? 25 तो कम से कम करने की साथियों कोशिश कीजिए। अगर 25 करते हैं तो एग्जाम में आप 35 प्लस सही करोगे, ये भी समझ लीजिए। ठीक है, चलिए तो साथियों इस क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत अच्छे अंदाज से। मैं कहूंगा इस क्लास को अगर आप लेते हैं तो आपका पेपर बहुत शानदार होगा, क्योंकि पिछली एनालिसिस के आधार पर है, ये एक एक्सपेक्टेड क्लास आपके लिए है। चलिए तो पहला सवाल है, चरक संहिता किससे संबंधित है? ये सवाल पूछा जा चुका है। मैंने बताया था आपको, चा से चरक और चा से होता है चिकित्सा, यानी कि चरक संहिता किससे संबंधित हो जाएगी? तो चिकित्सा से संबंधित हो जाएगी। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशरण थे? तो ये भी मैं आपको साथियों कई बार बता चुका हूं कि हरिशरण की अगर बात करें तो ये तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। क्या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो हरिशरण आपको बता देना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत विद्वानों को नवरत्न के रूप में जाना जाता था या अलंकृत किया गया था? तो मैं कहूंगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही साथियों इनके दरबार में नवरत्न थे। क्या नवरत्न साथियों इनके दरबार में थे? ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। और चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात करें तो इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। अगला सवाल कह रहे कि मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुए थे? तो ये साथियों 1191 में हुए थे। क्या 1191 में साथियों कौन सा युद्ध हुआ था इनके बीच? पानीपत का युद्ध हुआ था। क्या पानीपत का युद्ध कब हुआ था साथियों? 1191 में, जो मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो कुषाण काल में साथियों अपने शिखर पर पहुंचा, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? मुझे बताइए। अगर आपसे पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1600 में हुई। और 1600 में किसका शासन था साथियों? मुगल सम्राटों का शासन था। एक तरीके से अगर बात करें कौन से मुगल सम्राट का शासन था साथियों? अकबर का शासन था, क्योंकि अकबर का कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 तक चला था। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह के ताजमहल के सुलेखक या कैलीग्राफर भी कह सकते हैं, इन्होंने, ठीक है ना, इन्होंने एक तरीके से अगर बात करें इनका नाम पूछा जा रहा है, कौन ताजमहल के सुलेखक थे जिन्होंने 1648 ईस्वी में इसकी रचना और इसको पूरा किया था? तो मैं कहूंगा अमानत खान शिराजी आपका सवाल का जवाब हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, ताजमहल के सुलेखक के कैलीग्राफर अमानत खान शिराजी थे। 1648 ईस्वी में इन्होंने इसकी रचना की और इसको पूरा किया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। 1632 में साथियों इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचार कौन कौन से हैं देखिए जरा। गैर हिंसक अर्थव्यवस्था हो, बिल्कुल ये गांधी जी का आर्थिक विचार है। विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, ये भी साथियों कुटीर उद्योग पर जोर दिया था, गांधी जी का विचार है। मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, ये गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। गांव और गांव सूर्योदय का पुनर्जन्म, ये भी सही है। मैं कहूंगा कौन सा गांधी जी का आर्थिक विचार नहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं है। नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो। और साथियों एक पीडीएफ में आपको बता देता हूं कि आरपीएफ कांस्टेबल, अगर आप साथियों इस पेपर को पास करना चाहते हैं तो मैं 3 पीडीएफ आपको बताऊंगा। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की तैयारी अगर आपकी थोड़ी कम है तो 3 पीडीएफ बताऊंगा, इनको देख लेना और पेपर देने साथियों चले जाना। भले कुछ घंटे आपके एग्जाम में बाकी हो, इस पीडीएफ को आपको देखना कंपलसरी। पहली पीडीएफ आपको दी जा रही है, 10 पेपर्स दिए जा रहे हैं। भाई इन 10 पेपर्स में आखिर ऐसा क्या है कि पेपर क्रैक हो जाएगा? तो इन 10 पेपर्स, जैसा पेपर आपका 120 क्वेश्चंस का पूछा जा रहा है ना, वैसे 10 पेपर आपके लिए साथियों तैयार किए गए। इसमें जीके है, रीजनिंग है, मैथ है। 50 सवाल, 35 सवाल टोटल 120 क्वेश्चन के 10 मॉडल पेपर। और उसके बाद साथियों आपको देखिए इसमें से तो क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, पेपर फंस जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ने आरपीएफ कांस्टेबल के, क्या आरपीएफ कांस्टेबल के
एक तरीके से अगर बात करें PYQ में से क्वेश्चंस उठा लिए। तो इसका भी साथियों सभी पेपर्स आपके तैयार कर लिए हैं और ये सब हल सहित आपको दिया जाएगा। उसके अलावा जीके के 50 सवालों में से 10 सवाल करंट अफेयर के आपसे पूछे जा रहे हैं, इसलिए करंट अफेयर की ये तीसरी PDF है, इसको पढ़ लेंगे तो 10 में से कुछ नहीं कुछ 7 से 8 सवाल तो आपके आ ही जाएंगे। तो ये तीनों PDF आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपीज़ में दी जा रही है। कितने रुपीज़ में? 45 रुपीज़ में साथियों दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों, वहां से जाकर आप इस PDF को परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, चलिए जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम साथियों क्या था, मुझे बताइए। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे साथियों? वॉरेन हेस्टिंग थे। और आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि कलकत्ता में जो एक मदरसे की स्थापना हुई थी, तो कलकत्ते में मदरसे की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही हुई थी। उसके अलावा अगर लॉर्ड लिटन की अगर बात करते हैं तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था किसने? तो लॉर्ड लिटन ने ही लागू किया था। उसके बाद देखिए, के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है साथियों, मुझे यहां पर आप लोग बता दीजिए। चलिए देखिए, अल्पसंख्यकों के बारे में अनुच्छेद 2 कहते हैं, एक तो अनुच्छेद 29 कहता है और अनुच्छेद 30 कहता है। तो यहां पर अनुच्छेद 29 आया है, तो अनुच्छेद 29 अच्छा 30 भी आया है, तो 30 भी आया है, अनुच्छेद 29 भी आया है। लेकिन अगर बात करें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 29 आपको बता दें। क्या? अनुच्छेद 29 आपको बता देना है, ठीक है ना। उसके अलावा 30 में कुछ कहा गया, जैसे मान लीजिए ये संस्थानों की कोई भी संस्थान है तो उनकी स्थापना वगैरह ये लोग कर पाएंगे। कोई अगर अल्पसंख्यक व्यक्ति चाहे, ठीक है, कि भाई कोई भी संस्थान किसी भी तरीके की स्थापना करना है, तो उसका जिक्र जो किया गया है वो अनुच्छेद 30 में किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 29 और 30 ये कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों से ही संबंधित है। अगला सवाल कह रहे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, बताइए। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन साथियों किया गया था 1956 में। कब किया गया था? 1956 में किया गया था, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। और एक तरीके से अगर बात करें इसका पुनर्गठन आपसे कहा जा रहा है, अगर ये आ जाए आपके सामने कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन साथियों 1953 में किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को साथियों क्या कहा जाता है, मुझे बताइए। देखिए, अगर हम बात करें इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको साथियों इंग्लिश में प्रेम्बल कहा जाता है। क्या? इसको इंग्लिश में साथियों प्रेम्बल कहा जाता है, ठीक है, प्रेम्बल कहा जाता है। उसके अलावा साथियों इसको आमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आमुख कहा जाता है। तो आमुख कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो इस प्रकार आपका जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के बा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वयं सरकार की संस्था कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? पंचायत है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है, बताइए। तो यहां पर आपको साथियों मालूम होना चाहिए कि गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है या पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। तो सबसे सटीक जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान कर लेंगे, आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो लाल ग्रह भाई साहब किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। जैसे कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? अपनी पृथ्वी को, ठीक है। अपनी पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है अपनी पृथ्वी को। उसी प्रकार मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है साथियों? लाल ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल कह रहे कि सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। जो नेबुलर परिकल्पना की अगर बात करें तो ये साथियों किसने दिया था? ये पियरे साइमन ने दिया था, ये आर्किमिडीज ने नहीं दिया था। तो ये सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ज्वारीय हाइपोथेसिस की अगर बात करें तो ये जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी के द्वारा दिया गया था, ये मेल खाता है। गैसीय हाइपोथेसिस की अगर बात करें तो ये किसके द्वारा साथियों दिया गया था? गैसीय हाइपोथेसिस ये इमैनुअल के द्वारा दिया गया था। क्या साथियों? इमैनुअल स्वेडबर्ग के द्वारा दिया गया था, ये भी नहीं होगा। और ग्रहीय हाइपोथेसिस की अगर साथियों बात करें तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये फॉरेस्ट मोल्टन के द्वारा दिया गया था, फॉरेस्ट मोल्टन के द्वारा। खैर, अगला सवाल देखिए, कह रहे कि कौन सी इजराइल की राजधानी है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते इजराइल की राजधानी, देखिए बगदाद की अगर बात करें तो ये तो इराक की राजधानी, किसकी? इराक की राजधानी है। अगर डबलिन की अगर बात करें तो ये साथियों आयरलैंड की राजधानी। कहाँ की राजधानी है? ये आयरलैंड की राजधानी है। लेकिन जेरूसलम की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों इजराइल की राजधानी हो जाएगी। आंसर आपका ऑप्शन
नंबर ए होगा। अगला सवाल यानी कि हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान होती है? तो नाइट्रोजन की अगर बात करें, नाइट्रोजन आपका सही जवाब हो जाए, क्योंकि हवा में लगभग 78% होती है साथियों नाइट्रोजन गैस, और लगभग 21% जो होती है साथियों वो ऑक्सीजन गैस होती है, 21% लगभग। ठीक है ना, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो बहुत कम होती है, 0.03%, 0.03% होती है। ठीक है, आर्गन की अगर बात करें तो ये साथियों 0.93% होती है। तो ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना साथियों, इसको साथियों एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ये सवाल भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। अच्छा, इसको मरकत द्वीप भी कहा जाता है, इसको साथियों मरकत द्वीप भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। अगला देखिए कह रहे कि काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तो साथियों नेपाल हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? नेपाल हिमालय कहा जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अभी आप लोग देखते जाइए, यानी कि अब देखिए अभी आपकी शिफ्ट नहीं है, मुझे पता है। ठीक है, अभी आपकी कुछ घंटों या कुछ दिन बाद साथियों आपकी शिफ्ट होने वाली है। तो ये प्रॉपरली साथियों क्लास आपके लिए तैयार की गई है, ये क्लास पूरी तरीके से साथियों आपके लिए तैयार की गई है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल के जरिए से साथियों आप अपनी एक गवर्नमेंट जॉब साथियों सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि मेरा भी टारगेट यही है, टारगेट यही है मेरा कि आपका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन हो। हर एक घर से साथियों एक जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी मैं बात कर रहा हूं, उस हर एक घर से कम एक इंसान, एक बच्चा तो सरकारी विभाग में जाए, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा जरूरत है इस जॉब की। उसके घर की आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है कि वो कोई प्राइवेट जॉब करे, और प्राइवेट जॉब में साथियों हो भी नहीं पाएगा। तो मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आप मेहनती हैं, तो आपका सिलेक्शन साथियों बहुत आराम से हो जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें आप करते जाइए। उम्मीद करूंगा कि पॉजिटिव आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के डर से कभी अपनी तैयारी मत छोड़िएगा। ठीक है, क्योंकि जो अंत तक लड़ता है अंत में सिलेक्शन उसी का होता है। खैर, इस सवाल की अगर बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि कौन सा प्रकार उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ये तो रोपण कृषि की बात चल रही है। रोपण कृषि में साथियों एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए जाना जाता है? तो चौसा के लिए जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश आम की चौसा प्रजाति के लिए जाना जाता है। अगला देखिए किस्म के लिए जाना जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब साथियों क्या हो सकता है फटाफट। इनमें से कौन सी रवि की फसल है? तो इनमें से रवि की अगर फसल की अगर बात करें, देखिए जो एक तरीके से यहाँ पर अगर बात करें, जो सरसों है ना, सरसों साथियों ये रवि की फसल हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों? रवि की फसल हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या हो। करेंगे निम्नलिखित में से क्या को छोड़कर, यानी किसको छोड़कर सभी खरीफ की फसलें? तो मैं कहूंगा मक्का खरीफ की फसल है, रागी खरीफ की फसल है, बाजरा खरीफ की फसल, लेकिन रवि ये गेहूं ये रवि की फसल है। ये साथियों एक तरीके से अगर बात करते हैं ये खरीफ की फसल नहीं है, तो नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? तो कौन सा रोजगार साथियों प्राथमिक से क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए टोकरी बनाने वाला जो रोजगार है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा है, माली का भी, कुम्हार का भी, लेकिन पुजारी की अगर बात करते हैं तो ये तो साथियों तृतीय क्षेत्र का रोजगार है। क्या ये तृतीय क्षेत्र का रोजगार है? ये प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार नहीं है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो सबसे बड़ा नियोक्ता जो है ना वो साथियों प्राथमिक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर बात करें साथियों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि जो कृषि है ना, कृषि ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा जो पशुपालन है, पशुपालन भी साथियों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। जो वन उद्योग है ना, वन उद्योग ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। और जो मत्स्य पालन है, ठीक है, मत्स्य पालन भी साथियों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ये जानकारी भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि नव विकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरे लेजर पल्स द्वारा लिए गए समय की औसत अवधि क्या है?
जो हमें धीमी गति में इलेक्ट्रॉनों के निरीक्षण करने की अनुमति देगी। तो यहाँ पर अगर साथियों बात करें 43 एटो सेकेंड आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सिंथेटिक फाइबर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्राकृतिक फाइबर से सस्ता होता है, सही। प्राकृतिक फाइबर से सशक्त होता है, बिल्कुल सही। प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ होता है, ये नहीं सही है। तो कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर सी वाला गलत है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है कि किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के जरिए से धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्ध यानी कि मैलीएबल होती है। तो किसकी बात चल रही है साथियों? सोने और चांदी की बात चल रही है। सोने और चांदी जो धातु होती है सबसे अधिक आघात वर्ध होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका डी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए जीके जीएस के, और उसके बाद साथियों 20 क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर के, क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों लगभग 10 सवाल पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरे के पूरे 20 सवाल, इनको भी आप लोग जरूर देखिएगा। कहने के हाल ही में एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया था। तो साथियों कहां पर किया गया था? दोहा में किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए कहने के माइक्रोमैक्स ने किस देश की स्टोरेज चिप कंपनी से साझेदारी की है। तो मैं कहूंगा ताइवान के साथ साथियों साझेदारी की है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है। तो किस टीम के खिलाफ बनाया साथियों? वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि जारी वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर रहा है। तो कौन से स्थान पर रहा है साथियों? 5वें स्थान पर रहा है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो पश्चिम बंगाल में साथियों ये योजना शुरू की गई है, बांग्लार बारी आवास योजना इस योजना का नाम है। उसके बाद देखिए भारत ने युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। तो किस देश के साथ साझेदारी की है साथियों? फ्रांस के साथ साझेदारी की है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि एनटीपीसी ने कहां परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। तो मैं कहूंगा साथियों एनटीपीसी ने बिहार में परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। कौन 500 बिलियन डॉलर नेटवर्थ तक पहुंचने वाले व्यक्ति बन गए हैं। तो किसकी बात चल रही है साथियों बताने की कोशिश करेंगे। तो एलन मस्क यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि मीना गणेश का निधन हुआ है, ये कौन थी। तो ये एक अभिनेत्री थी। कौन थी साथियों? मीना गणेश, ये एक अभिनेत्री थी, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि एशियाई रॉल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। तो साथियों ये कहां पर किया जा रहा है? गोवा में किया जा रहा है, ये भी आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि कहां 200 एकड़ में भारत की सबसे बड़ी एआई सिटी बनाई जाएगी। तो कहां पर साथियों बनाई जाएगी? हैदराबाद में बनाई जाएगी, यानी कि 200 एकड़ में भारत की सबसे बड़ी एआई सिटी जो बनाई जाएगी वो हैदराबाद में बनाई जाएगी। उसके बाद देखिए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो अपना भारत करेगा। अपना भारत ही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा। उसके बाद देखिए करके किसने ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। तो ये पुस्तक की अगर बात करें ये तो दीपा मलिक ने लिखी है। किसने लिखी है साथियों? दीपा मलिक ने ये पुस्तक लिखी है। उसके बाद देखिए करके किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। तो मैं कहूंगा साथियों कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान तो रूस के द्वारा किया गया। क्या अभी हाल फिलहाल में साथियों रूस के द्वारा ही कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया गया। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए यानी कि मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है। तो इनका नाम है कैटलिन सेंड्रा नील और इन्होंने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है। अगला देखिए यानी कि शंकर शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नेपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शंकर शर्मा को भारत में नेपाल देश के राजदूत के रूप में
नियुक्त किया गया है। अगला सवाल कह रहे कि किसे खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है साथियों, सलमान खान को बनाया गया है, यानी कि सलमान खान को ही खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और किसे अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो किसको मिला है साथियों, यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, टॉम क्रूज आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान टॉम क्रूज को दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है साथियों, गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के मामले में। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों, अब यहाँ से आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। 50 क्वेश्चंस आपने देखे जीके जीएस करंट अफेयर के, और कुछ क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग के, और ये चेक करिएगा कि इतने रीजनिंग के क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही जाते हैं। करके सुरेश एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हुए 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो मान लीजिए वो यहाँ पर है और 2 किलोमीटर उत्तर की ओर वो चल गया, और अपने बाएं मुड़कर यानी कि बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, तो बाएं मुड़कर साथियों 3 किलोमीटर वो चल दिया। यानी कि वह पुनः अपने बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर से वो बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, वो अब यहाँ पर आ गया है। यानी कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, प्रारंभिक स्थान उसका ये था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी। तो जब ये 3 किलोमीटर होगी तो ये भी साथियों 3 किलोमीटर होगी, यानी कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि 8001, 27001 और 63,999 और 1,25,001। तो इसमें आपको कुल मिला के, अच्छा ये 1001 इधर भी है, तो विषम आपको बताना है कि जो लॉजिक के अनुसार यानी कि लॉजिक से हटकर जो है वो आपको यहाँ पर बताना है। चलिए अच्छा देखिए यहां से अगर हम लोग शुरुआत करें 1001 से, अच्छा ये मान लीजिए 1000 होता, ये 8000 होता। जब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो लिख देता हूँ, देखिए 1001 ठीक है, उसके बाद 8001 ठीक है, 8001 ठीक, उसके बाद साथियों 27,000 ठीक है, 27,001 यहाँ पर कहा गया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 27,001 लिख लिया, और उसके बाद 63,999 हो गया, उसके बाद 1,25,001 हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाएंगे तो राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर हम इसको 1000 माने तो ये तो 10 का क्यूब हो जाएगा, अगर हम इसको 8000 माने तो ये साथियों 20 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगर हम साथियों इसको अगर 30 का क्यूब मान ले तो ये 27,000 हो जाएगा। अच्छा इसकी अगर बात करें, अब यहाँ पर देखिए क्या, अगर हम इसमें +1 कर दें, मतलब 10 का क्यूब 1000 +1 तो 1001 हो गया, इसमें भी हमें +1 करना पड़ेगा, इसमें भी हमें +1 करना पड़ेगा। लेकिन अगर 10 20 30 अगर हम यहाँ पर 40 लिखते हैं, और 40 का क्यूब जो होता है ना वो 64,000 होता है, 64,000। लेकिन यहाँ पर एक घटाया गया है, एक घटाया गया है, तो ये आया है 63,999, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर साथियों हम किसका लगाएंगे, 50 का क्यूब लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें एक बढ़ाना होगा। तो इन सब में आप देख पा रहे होगे, सब में बढ़ाया गया है लेकिन इसमें घटाया गया है एक। तो विषम को ढूंढिए, विषम को हमने ढूंढ लिया 63,999, ये क्या है, ये विषम ही तो है, विषम है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल, यानी कि कथन आपके सामने साथियों और अनुमान आपके सामने। पहला अनुमान है और दूसरा अनुमान है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अनुमान सही है कौन सा अनुमान गलत है। तो कह रहे हैं कि कथन में कह रहे हैं कि तकनीकी अधिकतर दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों को आसान बना देती है। ये तो बात सही है, टेक्नोलॉजी जो है जो हमारे रोजमर्रा के कामों को आसान बना दे रही है। अनुमान देखिए अब इसमें से कौन सा अनुमान सही है, यानी कि तकनीकी मनुष्य के लिए वरदान है, ये बात तो बिल्कुल सही है, तकनीकी टेक्नोलॉजी जो है ये मनुष्य के लिए वरदान है। मनुष्य जीवन जीने के परंपरागत तरीकों की तुलना में तकनीकी पर अधिक निर्भर है। तो देखिए अब यहाँ पर एक बात कह दी गई है, यानी कि जो मनुष्य जीवन जीने के परंपरागत तरीकों की तुलना में तकनीकी पर, ऐसा नहीं भाई कुछ काम वो परंपरागत तरीकों से भी कर रहा है, ठीक है। तो ज्यों की त्यों एक बात कह दी गई है, तो ये साथियों सही नहीं है। तो केवल एक अनुमान आपका जो होगा वो स्पष्ट हो जाए, क्योंकि ये सवाल पूछा गया था। तो आंसर शीट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो साथियों इसका आंसर केवल अनुमान एक स्पष्ट है, ये था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक बात बताई गई है, तकनीकी अधिकतर दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों को आसान बना देती है। यहाँ पर ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता, पहला वाला लग रहा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि इनमें से कौन सा चित्र इस संबंध को दर्शाता है, फर्नीचर, प्लास्टिक, लकड़ी। देखिए लकड़ी जो होती है ना, लकड़ी साथियों,
ठीक है। और ये फर्नीचर एक तरीके से प्लास्टिक अलग हो जाएगा, तो प्लास्टिक तो भाई साहब ये अलग हो जाएगा, लेकिन जो फर्नीचर है, अब देखिए मान लीजिए ये फर्नीचर हो गया, ये फर्नीचर हो गया और ये लकड़ी हो गया। कैसे? सभी फर्नीचर लकड़ी के थोड़ी ना होते हैं भाई, या 100% फर्नीचर लकड़ी के होते हैं नहीं, तो हम कुछ मान लेते हैं। तो इस टाइप का कुछ बनेगा, और इस टाइप का कहाँ पर है साथियों? ऑप्शन नंबर डी वाले में, तो ये आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, करेंगे क्या अन्य देशों की तुलना में भारत में गरीबी बदतर है? अब तर्क आपको पढ़ना है और बताने कौन सा तर्क प्रबल है। यानी कि अन्य देशों की तुलना में भारत में गरीबी बदतर है। हाँ, गरीबी मौजूद है, लेकिन इसे स्थायी रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? ऐसा कौन सा काम है साथियों जो किया नहीं जा सकता? तो ये गलत हो जाएगा। कह रहे कि नहीं, भारत की अपेक्षाकृत अफ्रीकी देश अधिक गरीब हैं। अच्छा, यहां पर अगर बात करें अन्य देशों की तुलना में भारत में गरीबी बदतर है, नहीं, कहने के नहीं, गरीबी बदतर नहीं है अन्य देशों की तुलना में। क्यों? कहेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि भारत की अपेक्षाकृत भारत की अपेक्षा अफ्रीकी देश अधिक गरीब है। ये बिल्कुल साथियों सही हो जाएगा, यानी कि ये प्रबल है। यानी कि इसके तर्क की अगर बात करें तो तर्क 2 वाला आपका जो होगा वो साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल की अगर बात करें, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या करेंगे। 30 मीटर उत्तर जाने के बाद शीलू दाहिने मुड़ती है और 10 मीटर और जाती है, तब वह अपने दाहिने मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा आप करते जाइए। मान लीजिए शीलू अभी यहां पर है, शीलू उत्तर 30 मीटर उत्तर की तरफ जाती है, तो ये 30 मीटर हमने उत्तर की तरफ ये शीलू को चला दिया। दाहिने मुड़ती है और 10 चलती है, दाहिने मुड़ती है और 10 चलती है, वह अपने दाहिने मुड़ती है और 15 चलती है, 15 चलेगी तो यहाँ पर आ जाएगी मान लीजिए। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यानी कि ये दिशा आपसे पूछी जा रही है, किस दिशा, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो साथियों अगर बात करें, ये होता है पूरब और ये होता है उत्तर, तो वो इस दिशा में है, यानी कि वो उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा? ये आपका सही। अब यहां पर देखिए प्रश्न आपके सामने ये हैं और दो आपके सामने निष्कर्ष दे रखे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आपको पढ़ना है और बताना है साथियों आंसर आपका क्या होगा। कहने के नीचे दिए गए प्रश्न में 1 और 2 वर्गीकरण वाले 2 कथन शामिल किए गए हैं। ये बताए कि कथन में दिए गए आंकड़े प्रश्न के उत्तर देने, अच्छा, प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का विकल्प करिए। करके 35 छात्रों के वर्ग में सबसे ऊपर से पंडियान का क्या नंबर है? अच्छा, कोई पंडियान कोई होगा, ठीक है, तो उसका क्या नंबर है? और 35 छात्रों का वर्ग है पूरा, तो ऊपर से पंडियान का क्या नंबर है? ठीक है। अब किसकी किसकी सहायता से साथियों ये जवाब आप दे सकते हैं। कह के दिनेश के ऊपर 5वीं रैंक वाला कार्तिक के नीचे से 13वीं रैंक वाला है, ठीक है, दिनेश के ऊपर 5वीं रैंक वाला, ठीक है। तो दिनेश, उसके बाद लिखा हुआ दिनेश तीसरे स्थान पर निरंजना के नीचे है जो शीर्ष से 15 में। यहाँ पर पांड्यान का तो ठीक है कहीं पर जिक्र ही नहीं आया शायद, ठीक है। तो मैं कहूंगा दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तब भी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ठीक है, तो पर्याप्त है लिखा हुआ है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हो जाएगा। कथन 1 और 2 के आंकड़े एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब नहीं है तो ये आपका राइट आंसर। अगला देखिए, कहने के भगोड़ा का संबंध शरणार्थी से है। क्या भगोड़े का संबंध शरणार्थी से है? तो निर्वासन का संबंध सातु किससे होगा बताइए। देखिए यहाँ पर भगोड़े का विलोम होता है शरणार्थी, क्या भगोड़े का विलोम होता है शरणार्थी? तो उसी प्रकार साथियों निर्वासन का विलोम क्या हो जाएगा? तो निर्वासन का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? प्रत्यर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यर्पण हो जाएगा। और प्रत्यर्पण कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल, कह रहे हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? एजुकेशन, एजुकेशन को NLBIFXLO लिखा जा सकता है। तो आपको बताना है साथियों ब्रॉडबैंड को क्या लिखा जा सकता है बताइए। अब यहाँ पर अगर बात करें ना, देखिए अब आपको ये देखना है कि आखिर कितना कितना, जैसे कि ये E5 पर होता है, ये 14 हो गया है, तो मैं कहूँगा कितना पड़ा है? 5 से 9 हुआ है, यानी 5 से 14 हुआ है, यानी कि 9 बढ़ाया गया है, ठीक है। E4 पर होता है, N किस पर होता है? N आपका 12 पर होता है, तो यहाँ पर कितना बड़ा है? 8 बड़ा है, ठीक है। U21 पर होता है, ये B हो गया। देखिए अब U से 26 होगा तो 5 हो जाएगा, और ए और बी दो, यानी कि सातवीं कहाँ पर 7 बड़ा है। तो ये तो नंबरिंग चल रही है 9 8 7 की। अच्छा यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा कोशिश करके देखें, जैसे कि अगर इसमें हम 9 बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा? के आ जाएगा यहाँ पर।
अगर हम इसमें 8 बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा साथियों, z हो जाएगा। ठीक है, यानी कि kz एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसमें o में 7 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा साथियों, v आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें के जेड वी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो आप एक काम करो, देखिए इसमें 6 बढ़ेगा और फिर इसमें कितना 5 बढ़ेगा, तो आप इसमें 5 बढ़ाकर देख लो कितना आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें 5 बढ़ाकर सातु देख लो। एक बार चेक कर लेते हैं हम। देखिए ये सी है, सी से यहाँ पर हुआ है क्या, आई हुआ है। तो सी होता है 3 पर और आई किस पर होता है, आई होता है 9 पर, यानी कि यहाँ पर कुल मिला के 6 बड़ा है। उसी प्रकार ए है, ए से क्या हुआ, एफ हुआ है, यानी कि यहाँ पर साथियों कितना बड़ा है, यहाँ पर तो साथियों फिर 4 बड़ा है आपका। ठीक है ना, तो इसमें साथियों कितना हम बढ़ा देंगे, इसमें साथियों 5 बढ़ेगा तो आई आ जाएगा। आई इसमें है साथियों, इसमें नहीं है। तो मैं कहूंगा कि इस सवाल का जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए करके, रोहित श्यामा का पति है, कला और माला बहने, कला और माला, ठीक है, बहनें हैं। कला श्यामा की बहन है, माला रोहित से कैसे संबंधित है। तो जो जो कहा जा रहा है वो साथियों आप लोग करते जाइए। कह रहे कि रोहित श्यामा का पति है, तो जो रोहित है ना, रोहित साथियों, ये रोहित जो है ये साथियों श्यामा का पति है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए। उसके बाद कह रहे हैं कि कला और माला बहनें हैं, कला और माला बहनें हैं लिखा हुआ है। तो कला और माला बहनें हैं और कला श्यामा की बहन है, यानी कि श्यामा की बहन कौन है साथियों, कला है। और यहाँ पर कहा गया है कि कला और माला बहनें, तो कला और माला बहनें हो जाएंगी, यानी कि ये तीनों आपस में बहनें हो जाएंगी और ये श्यामा का पति हो जाएगा। यानी कि माला रोहित से कैसे संबंधित है, रोहित क्या कहेगा माला को, तो रोहित तो क्या कहेगा भाई, रोहित की कौन हुई है, माला, तो पत्नी की बहन हुई। पत्नी की बहन को क्या कहा जाता है, साली कहा जाता है। इस सभी का जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए। इस सवाल की अगर बात करें साथियों, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहने के यहाँ पर साथियों ई एफ है, उसके बाद एच आई है, के एल है और एन ओ है। उसके बाद आपको बताना है क्या है। देखिए ये ई से एच हुआ है, एच से के हुआ है, मतलब 3 3 बढ़ रहा है, ठीक। फिर के से एन हुआ है, एन से में 3 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्यू सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी वाले में है, और इसमें मेरे ख्याल से 3 3 3 बढ़ रहा है, तो जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, यानी कि जैसे वाई वी यू से, ठीक है, मतलब ओ एन एम से जैसे जे एच जी बनाया गया, वैसे वाई वी यू से क्या बनाया जा सकता है, कौन से 3 लेटर यहाँ पर बनेंगे साथियों बताइए। अच्छा देखिए यहाँ पर अगर बात करें, ओ से जे हुआ है, यानी कि 5 घटाया गया है, 14 से 8 हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना घटाया गया है, 6 घटाया गया है। और 13 से ये हो गया है, कितना घटाया गया है, 7 घटाया गया है। तो इसमें सबसे पहले कितना घटाया गया, 15 से यानी कि 5 घटाया गया, और 14 से ये हो गया है तो कितना घटाया गया, 6 घटाया गया, और 13 से ये हो गया है तो सातवें जब भी तो 6 ही घटाया गया ना। 7 पर होता है 8 9 10 11 12 13, 6 घटाया गया। तो इसमें भी वही चीज़ देखिए, वाई में अगर आप साथियों क्या, वाई में अगर आप 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 25 पर होता है 20 आ जाएगा। तो 20 किस पर होता है, 20 पर साथियों आर होता है। आर कहाँ पर, आर यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप 6 घटाओगे, यानी कि 22 में से अगर आप 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये साथियों आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 पी पर है बिल्कुल। क्यू की अगर बात करें, इसमें से भी 6 घटाओगे, 21 में से 6 घटाओगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि आर पी ओ आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जैसे निश्चित कूट, जिस निश्चित कूट भाषा में इंडिया को एल क्यू जी एल डी लिखा गया है, कोरिया को क्या लिखा जा सकता है साथियों बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग साथियों बात करें, तो जैसे कि ये आई 9 पर होता है, ये एल हो गया, यानी कि 3 बड़ा है, 3 बढ़ाया गया है। एन 14 पर होता है, ये क्यू हो गया, यहाँ पर भी 3 बढ़ाया गया है। और डी 4 पर होता है, ये यहाँ पर कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर भी साथियों, यहाँ पर, ठीक है, डी से जी हुआ है, यानी कि वही 3 बढ़ाया गया यहाँ पर भी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं साथियों, ए बी प्लस ए प्लस ए प्लस, आई है, आई 9 पर होता है, एल हो गया है। यहाँ पर अगर बात करें तो कितना बढ़ाया गया है, आई 9 पर होता है, एल 12 पर होता है, 3 बढ़ाया गया, और ए से डी हुआ है, जब भी 3 बढ़ाया गया तो इसमें भी साथियों 3, ठीक है। देखिए के है, के में अगर आप 3 बढ़ाओगे तो मैं कहूँगा कितना आ जाएगा साथियों, 14, यानी कि एन आ जाएगा। इसमें 3 बढ़ाओगे तो आर आ जाएगा।
एन आर कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर आर है, इसमें 3 बढ़ाओगे तो यू आ जाएगा, इसमें 3 बढ़ाओगे एच, और इसमें 3 बढ़ाओगे डी आ जाएगा। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है, एन आर यू एच डी, ये तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए इस सवाल को और बताइए राइट आंसर। कहने के कैपिटल टोक्यो न्यूयॉर्क के बीच आपस में जो संबंध है वो दर बताना है, आरेख बनाना है, मतलब कुल मिला के देखिए ये कैपिटल टोक्यो, अगर टोक्यो की अगर बात करें तो ये जापान की राजधानी है। क्या साथियों, टोक्यो की अगर हम बात करते हैं ना तो ये साथियों जापान की राजधानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये एक राजधानी ही तो है जो टोक्यो है ना, तो टोक्यो क्या है साथियों, टोक्यो एक राजधानी है, बिल्कुल राजधानी है। तो मैं ऐसे कर दूं कि अगर साथियों ये कैपिटल हो गई, क्या हो गई, ये कैपिटल हो गई, और कैपिटल के अंदर साथियों क्या, ये टोक्यो हो गई, क्योंकि ये एक राजधानी है किसी देश की। लेकिन न्यूयॉर्क एक अलग, न्यूयॉर्क की अगर बात करें, न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है। तो कुछ ऐसा आरेख कहां पर बना हुआ है, ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है। तो ये क्या होगा, यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, यहां से अगर बात करें तो आपके सामने मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन मैथ के भी सवालों को आप लोग एक बार देख लीजिए, एक नज़र देख लीजिए, ठीक है। तो 4,000 रुपए पर 6 महीने के लिए, अब ये सवाल थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, ठीक है। 4,000 रुपए पर 6 महीनों के लिए, क्योंकि 6 महीने इसमें आ गया, वैसे वार्षिक लिखा होता है नॉर्मल, तो 6 महीनों के लिए 12% की वर्ष ब्याज दर से के हिसाब से त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाला ब्याज आपको बताना है, साधारण ब्याज आपको बताना है। देखिए मूलधन की अगर बात करें, मूलधन कितना है साथियों, 4,000 है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, समय की बात की गई, 6 महीने की बात की गई है, और 6 महीने की यहाँ पर कुल मिला के जो है वो बात की गई, ठीक है। और दर कितनी है साथियों, दर वैसे अगर बात करें तो 12% है, ठीक है। लेकिन 12% है तो त्रैमासिक रूप से संयोजित करना है, तो इसमें अगर त्रैमासिक रूप से करेंगे, ठीक है, या मान लीजिए समय की अगर बात करें, समय आपके पास 6 माह है, तो इसको अगर त्रैमासिक करेंगे यानी कि 3 माह के इसमें 2 भाग निकल पाएंगे, तो कुल मिला के साथियों आपका क्या, 2 तिमाहियां इसमें निकल आएंगी, क्या 2 तिमाहियां इसमें निकल आ जाएंगी, ठीक है। और यहां पर अगर बात करें साथियों, दर कितनी हो जाएगी, इसको अगर आप करोगे ना तो इसमें साथियों आपकी तरीके से बात करें तो 3% त्रैमासिक निकल आएगी, 3% क्या निकल आएगी साथियों, त्रैमासिक निकल आएगी। यानी कि अब साथियों दर की जगह पर 3% और समय की जगह पर दो आपको लिखना है, और वही वाला सूत्र लगा दीजिए, ए बराबर P1 प्लस आर बाई, यहाँ ये वाला लगा दीजिए, ये वाला, ठीक है। चलिए तो ए सबसे पहले ज्ञात कर लेना, फिर ए माइनस पी करके ब्याज ज्ञात कर लेंगे। तो साथियों पी कितना है, 4,000 पी है, और 1 प्लस आर कितना है साथियों, आर आपका 3% हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा, और टी कितना है साथियों 2 है। अब यहाँ पर आपको साथियों समझ में आ गया है, यहाँ तक आपकी समझ में आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब साथियों इसको आपको क्या करना है, इसको आपको साथियों खाली कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। इसको क्या करना है साथियों, खाली कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लेंगे और आपका आंसर जो है ना वो साथियों आपके सामने आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें 100 एकम 100 और 3 103, यानी कि 103/100 पावर 2 है ना, तो 103/2 ये 2 बार लिख देंगे, और गुणा में क्या है साथियों 4,000 है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 0 से 2 0, इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं आपको गुणा करके बता देता हूँ, ठीक है। इस यहाँ पर जो जो लिखना है वो मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया, और बटे में क्या है, बटे में 10 है, ये आपका ए है। अब कैलकुलेटर का यूज मैं कर सकता हूँ, बताइए भाई, मैं यहाँ पर साथियों कैलकुलेटर का यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। कर लेता हूँ समय बचाने के लिए। कर तो आप भी लोगे, आपको क्या करना है साथियों, आपको करना है भाई 103 की गुणा 103 से, और फिर 4 से गुणा करोगे, जो आएगा एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देना। मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। 103 गुणा 4 हो गया, और इसको भाग कराओगे साथियों किससे, ठीक, भाग अगर 10 से कराओगे तो आपके सामने एक कितना आ जाएगा पता आपको, ठीक है, 42,436 ठीक है, सॉरी 4,243.6 ये ए आ जाएगा। अब साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है, ये क्या होता है, ए माइनस पी होता है। तो ए कितना है साथ, इतना है, पी कितना है 4,000 है, तो इसमें से 4,000 आप माइनस कर दीजिए। 4,000 माइनस कर देते, क्या दिक्कत है साथियों, यानी कि 243 बचेगा। तो 243.6 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर साथियों, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी साथियों आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए
अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देख लीजिए और साथियों मुझे बता दीजिए कि आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए, तो देखिए इसमें साथियों क्या है, कहने कि यदि एक संख्या का 20% जो है ना वो 50 है। अगर कोई मान लीजिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए वो संख्या x है, इस संख्या का 20% जो है वो 50 है, तो उस संख्या का 87.5% क्या होगा। तो सबसे पहले तो साथियों क्या, ये संख्या ज्ञात कीजिए। ये संख्या ज्ञात करेंगे तो 100 की गुणा 50 से हो जाएगी, यानी कि ये 50,000 हो जाएगा और इसकी भाग हो जाएगी साथियों 20 से। ठीक है, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा साथियों 250 आ जाएगा। तो कहने कि उस संख्या का 87.5 क्या होगा, यानी कि 250 का 87.5%। देख लीजिए साथियों कितना निकल सकता है। तो 50 पंजे और 50 दूना, ये कट हो गया, इससे कट करोगे इसको साथियों ये आपका 2.5 आ जाएगा। यानी कि अब आपको 87.5 गुणा 2.5, ठीक है, इसकी गुणा करा लेना है और बस साथियों आंसर जो होगा वो आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ, 87.5 गुणा 2.5, इसको करेंगे तो 218.78 आएगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल। इस सवाल की अगर बात करें, कह रहे कि 3 अंकों की ऐसी संख्या कितनी संख्या होगी, ये 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होगी जिन्हें 5 से 6 से 7 से 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक का शेषफल 3 होगा। तो सबसे पहले साथियों हमें क्या, 5, हमें 6 और 7 और 8 का एलसीएम हमें ज्ञात करना होगा। तो फिर हमें एक ऐसी संख्या मिल जाएगी जो 5, 7, 6, 7, 8 से विभाजित हो सकती है। तो साथियों सबसे पहले 2 से कट करें तो 5 ऐसे लिख दोगे, 3 आ जाएगा, 7 और 4 आ जाएगा, 2 से कट करे 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर एक बार और 2 चाहिए होगा, ये भी कट हो जाएगा, फिर 3 चाहिए होगा, ये कट हो जाएगा, फिर 5 चाहिए होगा, ये कट हो जाएगा, 7 चाहिए होगा, ये कट हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 कम 8, 8 16, 8 8 3 24। ठीक है, तो 24 की गुणा आपको किससे कराना है, 7 पंजे 35 से। तो इसको कैलकुलेट करा लीजिए साथियों, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 12 आ जाएगा यहाँ पर, 4 तियाँ 12 आपका आ जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 और 1 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों हम लोग 0 4 8, यानी कि 840 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबर से विभाजित हो जाएगा। लेकिन 3 शेषफल बचता है तो इसमें 3 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 843 अब हो जाएगा। तो 843 एक ऐसा नंबर है जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित करोगे तो प्रत्येक का शेषफल 3 होगा। तो 3 अंकों की हमें संख्या प्राप्त होगी। और ऐसी कितनी संख्या होगी भाई साहब, ऐसी एकमात्र इकलौती यही संख्या होगी। तो मैं कहूंगा एक ही संख्या होगी ऐसी। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, उसके बाद देख लीजिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को थोड़ा सा आप ट्राई करके देखिए साथियों और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 4 घंटे में और एक खड़े हुए आदमी को 2 घंटे में पार कर सकती है। अगर ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है तो ट्रेन की गति क्या होगी। तो ट्रेन की गति आपसे पूछी जा रही है। गति बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है साथियों। अब यहाँ पर दूरी की अगर बात करें तो ये क्या है, ये ट्रेन की लंबाई है तो ये दूरी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 500 मीटर है तो साथियों ये क्या, अगर हम किलोमीटर में निकालें तो 0.5 यहाँ पर आ जाएगा। तो 0.5 दूरी हो गई। समय की अगर बात करें तो समय साथियों, ठीक है, ये आपका समय कितना, 2 घंटे हो जाएगा। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 1/4 आ जाएगा। तो मैं कहूँगा साथियों 1/4 की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसको देखिए, अगर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 4 दूना 8 हो गया, अब 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे कितना, 4 पंजे 20 आपका हो जाएगा। तो मैं कहूँगा साथियों चाल कितनी निकलेगी, 0.25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकलेगी। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर है। अगला सवाल कह रहे कि ए एक काम को 50 दिन में करता है, बी उसी काम को अकेले 40 दिन में करता है। ए के द्वारा काम आरंभ किए जाने के 20 दिनों के बाद बी उसमें शामिल, तो कुल कितने दिनों में काम होगा। पहले ये देखिए कि ये एक ऐसा नंबर जो 50-40 से कट जाए, तो कौन सा एक ऐसा नंबर जरा बताइए। 200 ले लेते हैं, 200। ठीक है, 50 चौक और 40 पंजे। ठीक है, यानी कि ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। तो कहने के, ठीक है, ए के द्वारा काम आरंभ किया जाता है और 20 दिनों तक यही ए कार्य करता रहता है। तो साथियों टोटल काम क्या है, 200 है।
अगर ए 20 दिन तक काम करता रहता है और ये एक दिन में 4 काम करता है तो जाहिर सी बात है 80 काम कर लेगा, ये 20 दिन में 80 काम कर लेगा। और अब बी आता है, इसमें 80 काम हो चुका यानी कि 120 काम बाकी है। तो अब ये दोनों लोग करते, कह रहे बी उसमें शामिल तो होता है, तो कुल कितने दिनों में काम समाप्त होगा। अब कितने दिन में समाप्त होगा, 9 काम करते हैं दोनों मिलकर। तो देखिए जरा कितने दिन में समाप्त होगा, 9 एकम 9, ये हो जाएगा 30, 9 तीन आपका 27, तो कुल मिला के 13 दिन इधर हो जाएंगे। ठीक है, 13 दिन क्या हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे, और 20 दिन साथियों आपके ये हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएंगे, लगभग 33 से ज्यादा दिन हो जाएंगे। पॉइंट करके कुछ आएगा तो 33 प्लस दिन कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या है, यही तो आपका राइट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि भाई साहब यहाँ पर 1/4 है और 1/5 है और 5/6 है, इसका एलसीएम आपको निकालना। तो ऊपर वाले नंबर का आपको एलसीएम निकालना होगा, नीचे वाले नंबर का आपको एचसीएफ निकालना होगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाले का क्या आएगा, 5 आएगा। नीचे अगर एचसीएफ निकालेंगे 4, 5, 6 का एचसीएफ क्या आ जाएगा साथ, 1 आएगा। तो 5/1 आ जाएगा, 5/1 तो नहीं है, 5 है, तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और अंतिम सवाल है ये, यानी कि 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं अगर व्यक्तियों की संख्या 2 से घटा दी जाए। क्या 2 घटा दी जाए, ठीक है, तो वो असल काम के 1/4 काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए कहा गया है कि 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में करते हैं। और कहने के व्यक्तियों की संख्या 2 घटा दी जाए, 4 लोग थे, 2 घटा दी जाएगी यानी कि 2 लोग बचेंगे। 2 लोग बचेंगे तो ये कितने दिनों में काम करेंगे, मान लीजिए इतने दिनों में काम करेंगे। अच्छा, ये टोटल एक काम करते और ये टोटल कितना करते, 1/4 काम करते, लिखा हुआ 1/4 काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये 4 तो साथियों यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ से ये 4 हट जाएगा, ये 1 भी हट जाएगा यहाँ पर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, देखिए ये 4 गुणा ये 12 हो जाएगा आपका, 2 गुणा 4 नीचे आ जाएगा और बराबर ये डी हो जाएगा। 2 से कट करोगे 2 आ जाएगा, 2 से कट करोगे 2 आ जाएगा, 2 से कट करोगे 6 आ जाएगा, यानी कि दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों, 6 दिन हो जाएगी। यानी कि 6 दिन में साथियों 1/4 काम हो जाएगा। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथियों एक पीडीएफ में आपको बता देता हूं कि आरपीएफ कांस्टेबल, अगर आप साथियों इस पेपर को पास करना चाहते हैं तो मैं 3 पीडीएफ आपको बताऊंगा। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की तैयारी अगर आपकी थोड़ी कम है तो 3 पीडीएफ बताऊंगा, इनको देख लेना और पेपर देने साथियों चले जाना। भले कुछ घंटे आपके एग्जाम में बाकी हो, इस पीडीएफ को आपको देखना कंपलसरी। पहली पीडीएफ आपको दी जा रही है, 10 पेपर्स दिए जा रहे हैं। भाई इन 10 पेपर्स में आखिर ऐसा क्या है कि पेपर क्रैक हो जाएगा। तो इन 10 पेपर्स, जैसा पेपर आपका 120 क्वेश्चंस का पूछा जा रहा है ना, वैसे 10 पेपर आपके लिए साथियों तैयार किए गए। इसमें जीके है, रीजनिंग है, मैथ है। 50 सवाल, 35 सवाल, 35 सवाल, टोटल 120 क्वेश्चन के 10 मॉडल पेपर। और उसके बाद साथियों आपको देखिए इसमें से तो क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, पेपर फंस जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ने आरपीएफ कांस्टेबल के, क्या आरपीएफ कांस्टेबल के एक तरीके से अगर बात करें पीवाईक्यू में से क्वेश्चंस उठा लिए, तो इसका भी साथियों सभी पेपर्स आपके तैयार कर लिए हैं और ये सब हल सहित आपको दिया जाएगा। उसके अलावा जीके के 50 सवालों में से 10 सवाल करंट अफेयर के आपसे पूछे जा रहे हैं, इसलिए करंट अफेयर की ये तीसरी पीडीएफ है। इसको पढ़ लेंगे तो 10 में से कुछ नहीं, 7 से 8 सवाल तो आपके आ ही जाएंगे। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपीज़ में दी जा रही है। कितने रुपीज़ में, 45 रुपीज़ में साथियों दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को साथियों अपने मित्रों के साथ आप लोग जरूर शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप लोग साथियों ज्वाइन कर लेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।